फिल्म की शुरुआत होती है और एक पहाड़ी पर जिसमें कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। तभी थोड़ी देर में उन सभी में से एक आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अचानक वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी पांचों एक ही रस्सी से कनेक्टेड रहते हैं और इसलिए एक के बैलेंस बिगड़ कर गिरने से वो सभी के सभी नीचे की ओर खिंचाकर लटक जाते हैं। यहाँ पर इस लड़की का लगाया हुआ हुक मजबूत होता है। इस लड़की का नाम एनी है, इसलिए वो अब तक जिंदा हालत में एज इट इज लटकी हुई रहती है। लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और पहाड़ी से लटके हुए 2 लोग नीचे की ओर गिरकर मर जाते हैं। इधर बचे 3 लोग इसी तरह रस्सी से लटके हुए रहते हैं। हम बता दें कि ये जो तीनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड होते हैं, ये एक ही फैमिली के हैं। इस रस्सी में सबसे नीचे की ओर जो आदमी लटक रहा है वो इनका पिता रॉयस होता है। रॉयस रस्सी की ओर बहुत ध्यान से देखता है और देखते हुए वो समझ जाता है कि ये रस्सी ज्यादा देर तक हम तीनों का वजन नहीं संभाल पाएगी। इसलिए थोड़ी देर में वो अपने बेटे पीटर को रस्सी काटने के लिए बोलते हैं। लेकिन इन बातों को सुनकर रॉयस की बेटी एनी को बहुत दुख होता है और वो पीटर को ऐसा करने से मना करती है। हालांकि पीटर भी अपने पिता द्वारा बोले गए शब्दों को डिनाई करता है, लेकिन अपने पिता के कहने पर अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ जाता है और वो रस्सी को काट देता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण उनके पिता भी उनके साथ छोड़कर जा चुके होते हैं। अब स्टोरी 3 साल बाद में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है। पीटर उस समय के हादसे को दिमाग में रखते हुए आज भी सदमे में उबर नहीं पाया है और कभी भी शायद उसके बाद किसी भी पहाड़ पर नहीं चढ़ा। अब वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका है, लेकिन एनी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही बन चुकी है। इधर पीटर को पता चलता है कि उसकी बहन और उसके साथ और 4 लोग अगले दिन दुनिया की दूसरी सबसे पहली पर्वत श्रृंखला K2 की चढ़ाई करने वाले हैं। पीटर भी अपने काम के सिलसिले में K2 पर्वत के दौरे पर था, इसलिए वो अपनी बहन एनी से मिलने के लिए जाता है। लेकिन एनी को कहीं न कहीं अपने पापा की याद आती है और वो अपने भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करती। दरअसल एनी आज भी अपने पापा के उसके साथ न होने का जिम्मेदार अपने भाई को ही मानती है। कुछ देर बाद पीटर एनी के बाकी टीम मेंबर्स को देखने जाता है और ये होता है इलियट। इलियट बहुत ही ज्यादा अमीर है। इसने कुछ दिन पहले ही एक एयरलाइंस कंपनी खरीदी है, इसलिए अपने कंपनी को हर तरफ प्रमोट करने के लिए उसने ही K2 माउंटेन पर जाने के लिए प्लान किया था और इस खबर को दुनिया के बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर कवर कर रहे थे, जिससे कि उसकी कंपनी का और भी ज्यादा प्रमोशन हो रहा था। यहाँ पर एक टॉम नाम का आदमी भी होता है जो इस सभी लोगों का लीडर होता है। अब इधर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यहाँ पार्टी चल रही है। दरअसल इलियट ने इन सभी को एक पार्टी दी होती है, क्योंकि अगले सवेरे मॉर्निंग में ही इन सभी को K2 माउंटेन के लिए निकलना था। इस पार्टी में इलियट सबको बताता है कि कुछ साल पहले भी वो इस तरह के माउंटेन में जा चुका है, लेकिन उस वक्त उसके साथ कुछ हादसा हो गया था। तभी विट नाम का आदमी वहाँ पर आता है और वो इलियट से पूछता है कि पहाड़ चढ़ते वक्त अगर अचानक मौसम खराब हो जाए या उसमें बदलाव आ जाए तो तुम उस समय क्या करोगे। तभी इलियट कहता है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक मौसम बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला, वो ठीक रहेगा। और अगर अचानक से ऐसी समस्या आ भी जाती है तो हमारा टीम लीडर टॉम उसे हैंडल कर लेगा और हमें भी उसकी सारी बातों को मानना होगा। उसके बाद विट वहाँ से चला जाता है और अपनी फेस को ठीक ठाक करके K2 पर्वत की ओर निकल पड़ता है। रात को पीटर अपनी बहन एनी से मिलने आता है और उसके K2 पर्वत पर चढ़ाई करने की उसे शुभकामना देता है, लेकिन अभी भी एनी उससे गुस्सा होती है और उससे ढंग से बात नहीं करती। अगले दिन एनी, इलियट, टॉम और उनके 2 साथी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हुए एक ऊंची जगह पर लैंड करते हैं। यहाँ से इन सभी लोगों को चढ़ते हुए K2 पर्वत पर पहुँचना है। अब धीरे धीरे सभी लोग पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों का टीम लीडर टॉम मौसम को देखते हुए अनुमान लगा लेता है कि शायद मौसम अब बिगड़ने वाला है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि अब हमें यहाँ पे रुकना चाहिए और हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इलियट जिद पकड़ लेता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और इस तरह उसकी बातों को मानते हुए सभी लोग अपने दौरे को चालू रखते हैं। इधर पीटर भी मौसम को भाप जाता है और समझ जाता है कि लगता है तूफान आने वाला है और इसलिए कंट्रोल रूम में जाकर टॉम को खबर करता है कि एक बहुत बड़ा तूफान तुम लोगों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए टॉम वापस सभी को कैंप में ले जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन इलियट फिर से सभी को आगे बढ़ते हुए रहने के लिए मजबूर कर देता है और वो सभी लोग बात मानते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। इधर पीटर बाइनोक्यूलर से इन सभी को आगे बढ़ते हुए देख रहा था और ये देखकर पीटर को बहुत दुख होता है और वो अंदर से परेशान होने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये लोग जैसे ही थोड़ा ऊपर जाते हैं, मौसम और ज्यादा तेजी से बिगड़ने लगता है। टॉम ये सब देखकर इलियट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि इलियट की जिद की वजह से ही ये सभी लोग बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके थे। इसलिए टॉम फिर से उन सभी लोगों को कैंप में वापस जाने के लिए कहता है और इस बार ना चाहते हुए भी इलियट को टॉम की बात माननी पड़ती है। अब ये सभी लोग कैंप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, इनका एक एक कदम उनके सामने एक नई समस्या खड़ा कर रहा था
क्योंकि तूफान धीरे धीरे जोर पकड़ने लग चुका था और वे सभी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कैंप की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। और तभी एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान टूट जाता है और एनी नीचे एक दरार में गिर जाती है। ये देखकर टॉम और बाकी के लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ एलियट उसको मुसीबत में छोड़कर अपनी ही जान बचाकर आगे की ओर जल्दी जल्दी चलने में लगा हुआ था। इतने में ही ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान उनकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था, जिसमें उनके बाकी दो साथी जा चुके होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ टॉम और एलियट भी उस दरार में गिर जाते हैं, लेकिन मुसीबत और तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ऊपर से आया हुआ बर्फीला तूफान उस दरार में गिरकर उस दरार को भर देता है, जिससे ये तीनों उसमें बंद हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी ये तीनों अपने बेस कैंप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई भी उन्हें फायदा नहीं मिलता। इधर कैंप में इन सभी लोगों को लग रहा था कि वो सभी शायद अब हमारे बीच नहीं रहे। इधर पीटर भी अपना दिमाग चलाता है और मोर्स कोड के जरिए एक तकनीक से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल मोर्स कोड एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप बिना बोले साउंड के जरिए अपना मैसेज दे सकते हैं। एनी रेडियो से आए हुए साउंड मैसेज को समझ जाती है और उसे बताती है कि अभी भी वो तीनों जिंदा है, मगर वो लोग एक दरार के अंदर फंस चुके हैं। पीटर उन लोगों को मैसेज करता है कि वो बहुत जल्द उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा है। तभी पीटर को पता चलता है कि उन लोगों के पास बहुत ही कम वक्त है, क्योंकि उसे बर्फीले दरार में ऑक्सीजन की कमी होगी और ऐसी हालत में ज्यादा देर तक सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो कहाँ पर फंसे हुए हैं। साथ ही साथ उनके पास ऐसे कोई हथियार भी नहीं थे जिससे कि वो बर्फ की दीवार को काट सके। इसलिए इधर पीटर और कैंप वाले वहाँ की आर्मी से हेल्प मांगते हैं। तभी आर्मी उन्हें बर्फ को तोड़ने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन बम देती है। साथ ही साथ सोल्जर भी उन्हें ये बताते हैं कि ये बम बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इन पर अगर थोड़े से भी सूर्य की रोशनी पड़ी तो ये फट सकते हैं। पीटर को उन तीनों को बचाने के लिए कुछ पर्वतारोही को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 लड़के और एक लड़की पीटर के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक आदमी पीटर से कहता है कि तुम्हें वीक को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी इस पहाड़ को चढ़ चुका है और उसे इस तरह की सिचुएशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आदमी पीटर को बताता है कि दरअसल कुछ साल पहले कुछ लोग केटू पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उसमें वीक की वाइफ और एलियट भी शामिल थे और वो काफी एक भयानक तूफान में फंस चुके थे और इसलिए वीक उस समय अपनी बीवी को बचाने के लिए वहाँ पर जा चुका है। हालांकि वीक एलियट और साथ के 2 और आदमी को तो बचा चुका था, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया और ऐसा हुआ था कि उसकी बॉडी भी आज तक वीक को नहीं मिली। इसलिए वीक हर साल अपनी वाइफ की बॉडी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वीक हर साल यहाँ आने की वजह से केटू पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका था। अगली सुबह पीटर अपनी टीम को लेते हुए इस वीक के पास आता है, लेकिन वीक इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि वहाँ पर एलियट फंसा हुआ है और एलियट की कंपनी उसे $50 लाख दे देगी, तो वो साथ में जाने के लिए राजी हो जाता है। अब वो 2-2 लोग के 3 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वो और पीटर एक साथ रहेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि दरार में इन तीनों के लिए खतरा बढ़ते हुए जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसकी वजह से उनका दम घुट रहा था। लेकिन उससे बचने के लिए उनके पास एक दवाई होती है, जिसे लेने के बाद कुछ वक्त आराम से सांस लिया जा सकता है। वहीं टॉम की हालत धीरे धीरे बिगड़ते हुए जा रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसे बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी और वो घायल हो चुका था और उसका मेडिकल बॉक्स भी कहीं गुम हो चुका था। इसलिए एनी उसे अपना वाला एक इंजेक्शन लगाती है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि एलियट उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि टॉम की हालत अब बहुत ज्यादा लास्ट पोजीशन पर आ चुकी है और वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ये मेडिसिन हमें अपने लिए बचाकर रखना होगा। हालांकि एनी उसकी बात नहीं मानती और टॉम को इंजेक्शन दे देती है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि एलियट की वजह से ही उनके 2 टीम मेंबर उनका साथ छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे और ये लोग भी यहाँ जो फंसे हुए थे उसका भी कारण एलियट ही था। यहाँ हम देखते हैं कि एलियट इतना सेल्फिश हो चुका था कि उसे केवल अपने ही बारे में फिक्र थी, वो और बाकी लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। अब इधर पीटर और उसके ग्रुप मेंबर पहाड़ पर आ चुके होते हैं और इसके आगे की चढ़ाई को उन्हें खुद ही तय करना था। फिर ये तीनों ग्रुप अपने अलग अलग डायरेक्शन पर निकल पड़ते हैं। चढ़ते हुए वीक पीटर को कहता है कि उस समय तुमने अपने पिता की रस्सी को काटकर बहुत सही फैसला किया था। मगर पीटर अपने पिता को लेकर बहुत दुखी हो जाता है और जिसके कारण वो पहाड़ पर चढ़ना छोड़ चुका था। लेकिन इस बार पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए काफी बरसों के बाद पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा है। वहीं इन तीनों को पता चलता है कि पीटर और वीक अपने टीम के साथ उन लोगों को बचाने के लिए पहाड़ों पर आ चुके हैं। इधर कुछ देर के बाद एनी की भी तबीयत में नरमी आने लग जाती है। टॉम उसे दवाई देने के लिए कहता है, लेकिन एलियट इसमें कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एनी ने अपनी दवाई तुम्हें दे दी है। तभी एनी को कुछ ऊंचाई पर टॉम का मेडिकल बॉक्स नजर आता है और वो एलियट को उस बॉक्स को निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सेल्फिश एलियट उसकी मदद करने और उस बॉक्स को लाने से मना कर देता है। तो ऐसे में एनी खुद ही वहाँ जाकर उस बॉक्स को लाने का डिसाइड करती है और यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो उस बॉक्स को लाने में सफल भी हो जाती है। बॉक्स में अभी भी दवाई की ट्यूब मौजूद होती है, तो वो उनमें से एक ट्यूब टॉम को फिर से लगा
लगा देती है, मगर खुद उस दवाई को नहीं लेती क्योंकि वो कुछ समय और ठहरना चाहती थी और ये सोच रही थी कि ज्यादा जब हालत बिगड़ने लगेगी तब वो इस दवाई को लेगी। दूसरी तरफ हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें साइरल और मोनिक होते हैं, जो पानी पी रहा होता है कि अचानक उसका बैग नीचे की ओर लुढ़कता है और इसके साथ साथ उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ों से लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। वो अपने आप को रोकने की काफी मशक्कत करता है, लेकिन वो और भी तेजी के साथ नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन आखिरी पल में वो पहाड़ के किनारे पर आकर लटक जाता है। ऐसा देखते हुए यहाँ पर मोनिक उसे बचाने के लिए आती है और बचाते हुए वो किनारे पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है कि बर्फ के पहाड़ पर एक दरार सी पड़ जाती है और वो ढीला पड़ जाता है। अब वो कोशिश करते हुए दूसरी बार उसे बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ती है तो वो बर्फ का चट्टान टूटकर पूरा का पूरा नीचे की ओर गिर जाता है। अब ये दोनों ही यहाँ पर लटके हुए थे, लेकिन साइरल तेजी से दूसरे पत्थर की ओर जंप करता है कि तभी उसके बैग से नाइट्रोग्लिसरीन बम निकलकर नीचे की ओर गिरकर धूप के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि धमाके से वो दोनों बच जाते हैं। अब देखते हैं कि साइरल जैसे तैसे ऊपर की ओर आ चुका होता है, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक बर्फीला तूफान आ रहा था और इसी वजह से नीचे की ओर गिरकर मारा जाता है। परंतु मोनिक यहाँ पर जिंदा होती है और वो किसी तरह बचते हुए पीटर के पास आती है। यहाँ दूसरे ग्रुप के पास जो नाइट्रोग्लिसरीन बम था, उनकी लापरवाही की वजह से उनमें से लिक्विड बाहर बहने लगता है और बहते हुए धूप के कांटेक्ट में चला जाता है, जिससे वहाँ पर भी बहुत जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर आसपास की बर्फ की चट्टान ढीली पड़ जाती है और वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि बर्फ के अंदर से एक डेड बॉडी अचानक से नजर आती है। तो वीक उसे नजदीक जाकर बहुत गौर से देखता है। तब वहाँ पर वीक को पता चलता है कि ये बॉडी तो मेरी पत्नी की है, जिसे वीक इतने सालों से ढूंढ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर एक मेडिसिन का बॉक्स भी मिलता है, लेकिन उस बॉक्स में दवाई नहीं थी। ये देखकर भी इसको एलियट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल आखिरी बार जब एलियट को पिछली बर्फीले तूफान से रेस्क्यू किया गया था, तब एलियट ने उसे बताया था कि उसकी बीवी का मेडिसिन वाला बॉक्स कहीं खो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं रही। लेकिन वीक को अब खाली बॉक्स देखकर समझ आ चुका था कि एलियट ने ही उसकी बीवी के मेडिसिन बॉक्स की सारी दवाई चुराकर उसे मरने पर मजबूर कर दिया होगा। इधर रात को एनी का रेडियो सिग्नल पकड़ता है और वो पीटर को वापस चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन पीटर अपनी बहन एनी को यकीन दिलाता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें यकीनन बचा लूंगा। इधर जब रात को एनी सो रही होती है तो एलियट टॉम पर वार करके उसे रास्ते से हटा देता है। सुबह जब एनी जागती है और टॉम को ना पाकर उसे समझ में आ जाता है, उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि ये सभी काम किसने किया है। वो समझ जाती है कि टॉम को हटाने का काम और कोई नहीं, एलियट ही ने किया है। इसलिए वो एलियट से जाकर पूछती है और उसे झगड़ा करने लगती है। तभी ऊपर से कुछ बर्फ नीचे की ओर गिर जाती है, जिसे ऊपर का आसमान दिखने लगता है। काफी दिनों के बाद दरार में बाहर की रोशनी नजर आती है, लेकिन वो छेद इतना भी बड़ा नहीं होता जिससे कि ये दोनों बाहर निकल सकते थे। ये दोनों अपने लोकेशन को बताने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए एलियट टॉम की बॉडी से कुछ ब्लड इकट्ठा करके उसे एक प्लास्टिक बैग में रखता है और उसे ऊपर की ओर फेंक कर ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारा का सारा खून बर्फ की सतह पर फैल जाता है। इस दौरान पीटर भी वहाँ पर आ जाता है और उस फैले हुए खून को देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग इसी के नीचे मौजूद हैं। फिर वहाँ पर पीटर ब्लास्ट करके उस चट्टान को पूरी तरीके से फोड़ देता है। इधर अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एनी बेहोश हो चुकी थी, इसलिए पीटर एक रस्सी के सहारे उसे बांधकर ऊपर की ओर खींचकर ले आता है। इस बीच उनका मेन हुक जो बर्फ में गड़ा हुआ था वो निकलने लगता है। वीक जल्दी से आकर उस हुक को टाइट करता है और वो खुद नीचे की ओर जाता है ताकि वो उन लोगों की सहायता कर सके। हालांकि वीक के मन में एलियट को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ था। अगर वो चाहता तो उसे वहाँ पर मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और अपने शरीर के बंधे हुए रस्सी का पार्ट उसके शरीर से भी ज्वाइंट कर देता है और ऊपर में खड़े लोग रस्सी को खींचने लगते हैं, जिसमें सबसे ऊपर एनी बेहोश हालत में बंधी हुई आती है और उसके नीचे वीक और एलियट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से बर्फ टूटकर इनके ऊपर गिरने लग जाता है, जिससे पीटर अनबैलेंस होकर खाई के अंदर गिर जाता है। अब ये चारों के चारों एक ही रस्सी पर लटक रहे थे और इधर सिर्फ मोनिक ही रस्सी को पकड़े हुए थी, लेकिन नीचे की ओर ज्यादा वजन होने के चलते मोनिक ज्यादा देर तक बैलेंस पकड़े हुए नहीं रह सकती। वीक इस सिचुएशन को समझ जाता है और पीटर की जान बचाने के लिए एलियट और खुद से जुड़ी हुई रस्सी को काट देता है, जिस वजह से वो दोनों गहरी खाई में चले जाते हैं। वहीं पीटर को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर और मोनिक एनी को कैंप में लेकर आते हैं। इधर तब तक एनी को भी होश आ चुका था और तब पर्वतों के सफर में जिंदगी का साथ छोड़ चुके लोगों के लिए उनकी याद में इन लोगों के द्वारा एक स्मारक बना दिया जाता है और इस तरह फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह और भी दमदार मूवी के एक्सप्लेन के साथ।